भारत में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं और पॉजिटिव इकोनॉमिक कंडीशंस है, जिसके चलते एक इकोनॉमिक बूम इंडियन इकोनॉमी में दिखाई देता है। फॉक्सकॉन और माइक्रोन जैसी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो भारत आ रही हैं। हाँ, माइक्रोन ने तो दिसंबर 2024 तक अपना प्रोडक्शन शुरू करने की बात कही है। एनर्जी ट्रांजिशन अगर देखें तो उसमें इंडिया लीडर के तौर पर उभरा है। एनर्जी ट्रांजिशन यानी फॉसिल बेस्ड जो एनर्जी कंजम्पशन है उससे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ तेजी से शिफ्ट होना एनर्जी ट्रांजिशन कहलाता है, और भारत इसमें लीडर बन के उभर रहा है। अगर हम कंट्रीज की एडवांस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो तेजी से विस्तार हुआ है। इंडिया की प्रोग्रेस जो है हर फील्ड में अनप्रेसिडेंटेड है, और इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी रिसेंट यूएस यात्रा के दौरान हाईलाइट भी किया कि 2014 में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने उस समय इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड था, और भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ। शीघ्र ही इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। भारत न केवल ग्रोथ कर रहा है बल्कि तेजी से वृद्धि कर रहा है, और आज इंडिया की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो दुनिया में फर्स्ट रैंक पर है, और भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ भी है। क्यों? क्योंकि भारत की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग फोर्स में आती है। लेकिन इसके बावजूद क्या भारत की इकनॉमी जो है चाइना के कंपैरिजन में उस तरीके से एक्सपेंड नहीं कर रही है जैसी कि ग्रोथ चाइना की हुई है, या चाइना की इकनॉमी में जिस तरीके से विस्तार हुआ है अमेरिकन इकनॉमी में विस्तार हुआ है। हालांकि अमेरिका और इंडिया का कंपैरिजन जो है जस्टिफाई नहीं होगा, लेकिन चूंकि हम चाइना को अपना एक कंपटीटर मानते हैं और चाइना के साथ हमें निरंतर इस कंपटीशन में बने रहना है, तभी भारत विश्व को लीड करेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इंडिया और चाइना की इकनॉमी की जो इक्वेशंस हैं उसको समझने की कोशिश करें। भारत ने जैसे कि मैंने भी बताया कि अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो वुमेन लेड डेवलपमेंट हो, उसकी दिशा में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2023 है, उसमें इंडिया की रैंकिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस नई रिपोर्ट का 2023 का, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं बहुत पॉजिटिव्स हैं, और 2028 तक भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम इंडिया, देखिए आउटसोर्सिंग जो है ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है, और ये राइज कर सकता है 180 बिलियन डॉलर से 500 बिलियन डॉलर बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। 2030 तक इसमें 500 बिलियन डॉलर तक का ग्रोथ होगा, जो कि वर्तमान में 180 बिलियन डॉलर है। और भारत की अगर हम बात करें तो उस समय 2030 तक 11 मिलियन लोग आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में होंगे, और ये भारत के लिए ह्यूज जो है अपॉर्चुनिटी है, जहां से भारत अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ देगा। और प्रेजेंटली भी अगर देखें तो 5.1 मिलियन जो है लोग आउटसोर्सिंग के फील्ड में लगे हुए हैं, और कोविड पीरियड में भी 4.3 से ये 5.1 मिलियन हुआ, जिसमें कोविड ने भी रोल प्ले किया। फिर हम आधार सिस्टम को देखें, इसका मल्टीपल इफेक्ट पॉजिटिव हुआ इंडियन इकोनॉमी पे। हालांकि इससे जुड़े हुए लीगल क्वेश्चंस भी आए, लेकिन कुल मिलाकर के इसने बहुत अच्छी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट किया है। ये पूरा जो आर्टिकल आया है वो दक्कन हेराल्ड में आया है, और हम उसी को आप लोगों के लिए उसका जो एक सार है लेकर के आ रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी के सामने चैलेंजेस हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें ऑलमोस्ट सभी के पास जो है आज डिजिटल आईडी कार्ड है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अगर बात की जाए तो यूपीआई पूरे दुनिया में जो है तेजी से ये जो है पॉपुलर हो रहा है, और वेस्ट भी भारत के यूपीआई से बहुत इम्प्रेस्ड है। फिर आधार ने हमको डायरेक्ट टैक्स जो बेनिफिट है उसके लिए इनेबल्ड किया है, लीकेज कम हुई है, इफिशियंसी आई है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें जो प्रेजेंट में 70% हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वो बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड जो है लगभग 25% हो जाएगा। हमारी क्वार्टर जीडीपी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आने लगेगी। और मैंने अभी इनिशियली जैसे बताया कि जो चिप कंपनीज जैसे फैक्टर हैं वो भी इंडिया में आ रहे हैं, चाहे मैक्रोन हो, चाहे
वॉक्सवैगन हो, तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी पॉजिटिव हैं। फिर अगर हम इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट देखें तो जो प्रेजेंट में 1.8% है, वो भी जो है बाय द एंड दिस डिकेड जो है 4.5% हो जाएगा ग्लोबली शेयर में। इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो अभी प्रेजेंट अगर 2021 के हम डाटा को देखें तो 178 बिलियन डॉलर है, और ये भी एक्सपेक्टेड है 527 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए। और फिर ई कॉमर्स पेनिट्रेशन भारत पे हुआ है, जिस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग जो है तेजी से भारत में जो है पॉपुलर होती जा रही है। इंटरनेट यूजर्स की जो लाइन है, वो जो हमारा बेस है वो तेजी से इंक्रीज किया है। प्रेजेंट अगर हम देखें तो लगभग 65 करोड़, जो कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में एक 65 करोड़ लोग जो इंटरनेट यूजर्स हैं, और जो इस दशक के अंत तक लगभग 960 मिलियन या 96 करोड़ लोग होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स को देखें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया प्लस है, इंडिया बेनिफिट में है, इंडिया को एज हासिल है। चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। डिजिटलाइजेशन में भारत ने तेजी से लंबी छलांग लगाई है। देश में फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हुआ है, इकोनॉमी का इंटीग्रेशन हुआ है, और डिजिटलाइज करके ही ये काम किया गया है। फिर डीकार्बोनाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, अभी 2023 का आया, उसका वीडियो भी मैं लिंक में जो हूँ शेयर कर दूंगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वो इंडिया इस टाइम लीड कर रहा है फॉसिल बेस्ड एनर्जी कंजम्पशन से जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। और डी ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम भारत का आत्मनिर्भर भी का जो कार्यक्रम है उससे जोड़ करके भी देख सकते हैं, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो है नारा दिया था। और फिर उससे पहले अगर हम देखें तो 2008 और 2010 में ग्रेट रिसेशन आया था अमेरिका में, जिसके चलते भी जो है एक ट्रेंड उभरा था, जिसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो था वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ा था, और एक बार ग्लोबलाइजेशन पर प्रश्न उठने लगे थे। लेकिन कोविड-19 ने जिस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया, उसके चलते एक बार फिर से जो है डी ग्लोबलाइजेशन की बात चल रही है, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से कोविड का विस्तार हुआ, फैला वहां से, और जिसको छुपाया, और फिर उसके बाद कोविड-19 के चलते जिस तरीके से दुनिया की जो सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब हुई, उसके चलते भी जो है भारत में आत्मनिर्भर कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जा रहा है। तो वो सारी फैक्टर्स हैं। और फिर अमेरिका और चाइना में एक ट्रेड वार चल रही है, तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो फेवर करते हैं इंडिया को। ये न्यू इंडिया के वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो भारत को विकसित बनाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुछ एनालिसिस की, जो कि इंपॉर्टेंट है, और यही वो चैलेंजेस है जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने चल रहे हैं, कि इंडियन इकोनॉमी के सामने कुछ बड़े चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें सॉर्ट आउट करना होगा, उनका सोल्यूशन निकालना होगा। क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहता है कि जीडीपी का जो डाटाबेस उसके पास है, उसके अकॉर्डिंग 2022 में जो वर्ल्ड जीडीपी थी एट प्रेजेंट अमेरिकी डॉलर में, वो 100 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई है। और ये हिस्टोरिक है, बिकॉज 20th सेंचुरी के एंड में अगर हम देखें तो ग्लोबल जीडीपी अप्रॉक्स जो थी वो 34 ट्रिलियन डॉलर थी, जो कि पिछले 20 वर्षों में अगर हम देखें तो जो ग्लोबल हमारा जीडीपी है वो 3 टाइम्स बढ़ा है और 100 अरब डॉलर हो गया है। और ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। फिर अगर हम बिफोर पैंडेमिक की बात करें तो 2019 में जो वैश्विक जीडीपी थी वो 87 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा सी ज्यादा थी, और इस 87 ट्रिलियन डॉलर में अमेरिकन जो जीडीपी थी वो का जो साइज था वो 21.38 ट्रिलियन डॉलर था, जबकि चाइना की 14.34 ट्रिलियन डॉलर और भारत की जीडीपी 2.84 ट्रिलियन डॉलर थी। और ये वो समय था जब इंडियन ग्रोथ रेट जो है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। लेकिन आफ्टर पैंडेमिक अगर हम देखें 2-3 साल बाद 2022 में जो आईएमएफ ने डाटा दिया है कि अमेरिकन जीडीपी जो है इन 3 वर्षों में बढ़ करके कितनी हो गई है, 25.46 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। चीन की जीडीपी 18.1 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। भारत की जीडीपी 3.39 ट्रिलियन डॉलर हुई है। अमेरिका ने इन 3 वर्षों में अगर देखें यानी 2019 से 2022 के बीच में तो 4.08 ट्रिलियन डॉलर, और चाइना ने इन 3 वर्षों में 3.76 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी बढ़ाई है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए, और यही वो पॉइंट है जिसको एड्रेस करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत को उसका समाधान निकालना है, ताकि भारत विश्व में अपनी आर्थिक शक्ति का जिस तरह से विस्तार कर रहा है वो
उस वो डेंट ना लगने पाए, क्योंकि 21st सेंचुरी इंडिया की सेंचुरी है, ऐसा हम सभी भारतीयों का मानना है। तो भारत केवल 0.55 ट्रिलियन, हाफ ट्रिलियन से थोड़ा सा ज्यादा ही अपनी इकोनॉमी में ऐड कर सका, जीडीपी में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर फोकस करना बहुत आवश्यक है। एट प्रेजेंट भारत की जो जीडीपी 2022-23 में है वो 3.39 ट्रिलियन है, जबकि 2019 से 2022 के इसी पीरियड में अगर हम अमेरिका और चीन दोनों को देखें तो दोनों ने भारत की जो वर्तमान जीडीपी है 3.39 ट्रिलियन डॉलर, उससे अधिक अपनी जीडीपी में जोड़ा है। तो कितना ह्यूज एक डिफरेंस आ रहा है इंडिया और चाइना की जीडीपी में, कि भारत की जितनी जीडीपी वर्तमान में 2022-23 में है, उतना उसने 3 वर्षों में चाइना ने अपनी जीडीपी में जोड़ दिया है एक्स्ट्रा, और उसका साइज बड़ा हो गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि अमेरिका और चीन के साथ भारत की जीडीपी में जो अंतर आ रहा है वो बहुत ही अनकॉमन तरीके से बढ़ रहा है। और इसका क्या कारण हो सकता है? क्या ये रुपए का डॉलर के कंपैरिजन में जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो उसकी वजह है? क्योंकि दिसंबर 2019 में अगर हम देखें तो लगभग 69 रुपीस का एक डॉलर था, और 31 दिसंबर 2022 को एक डॉलर की जो कीमत थी वो 83 रुपीस थी। तो एक बड़ा अंतर आया। इन 3 वर्षों में भारतीय रुपए में लगभग 14 रुपए की गिरावट आई है, और अगर इसको हम परसेंटेज में देखें तो वो लगभग 20% की है। तो जिसके चलते इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है इंडियन रुपए के डेप्रिसिएशन के चलते कम हो गई है। और इसी सेम पीरियड में अगर हम चीन की जो करेंसी युआन है उसको हम अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में देखें तो युआन में ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, जिससे चीन की जीडीपी इन 3 वर्षों में 3.76 ट्रिलियन बढ़ी है, जबकि भारत की जीडीपी ओनली 0.55 ट्रिलियन ही बढ़ पाई। और एक और चैलेंज है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आईएमएफ ने 2023-24 के लिए अगर बात की जाए तो जो उसका प्रोजेक्शन है वो भारत की जीडीपी को बता रहा है कि 3.75 ट्रिलियन डॉलर होगी, और अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 9 महीने बाकी हैं 2023-24 में। और भारत की जो जीडीपी है वो मौजूदा अमेरिकी डॉलर में 2013-14 में 1.86 ट्रिलियन डॉलर थी, 2022-23 में ये बढ़कर हो गई 3.39 ट्रिलियन डॉलर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। लेकिन 2013 से 2022 की अवधि के लिए हमारी जो वार्षिक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 6.9% है। यानी 2013 से 2022 की अगर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR की बात करें तो ये 6.9% है, जबकि 2018 और 19 से लेकर के 2022-23 के बीच के जो ये 4 साल है इसमें भारत की जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, यानी वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 4 वर्षों में 5.85% रही है। और ये जो चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है ये क्या होता है ये भी आप समझ लें कि किसी समय अवधि में जब हम निवेश की वार्षिक वृद्धि दर को मापते हैं, यानी जो इन्वेस्टमेंट की एनुअल ग्रोथ को जो हम मेजर करते हैं, तो ये मानते हैं कि प्रत्येक वर्ष के अंत में एट द लास्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो लाभ का फिर से री इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और आर्थिक सुधार होने के बाद अगर 1991 से 2013-14 तक देखें तो ये जो भारत की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है 23 सालों में 2013-14 तक 1990-91 से वो 7.81% रही है, जबकि 2003-04 से 2013-14 जो कि मनमोहन सिंह का पीरियड रहा है वो उसमें ये भारत की जो चक्रवृद्धि वृद्धि दर रही है वो 13.59% रही है। जबकि पिछले 4 सालों में भारत की जो जीडीपी रही है यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रही है वो 5.85% रही है। और इसी के चलते यही हमारी जो है प्रॉब्लम है, भारत केवल 0.55 ट्रिलियन डॉलर जो ही जोड़ सका है, जबकि 2019-22 के इसी पीरियड में अमेरिका और चीन दोनों ने भारत की 2022-23 में जो 3.39 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी थी उससे अधिक जोड़ा है। तो इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।